नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन मतलब शोध प्ररचना या शोध प्रारूप या शोध अभिकल्प के चरणों के बारे में। कौन कौन से चरण होते हैं जब हम रिसर्च डिज़ाइन करने जाते हैं तब, या फिर हम कोई शोध करने जाते हैं तब कौन कौन से चरणों का यूज करते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है समस्या की व्याख्या करना। स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में या शोध प्रारूप या शोध प्रारचना या शोध अभिकल्प में पहला चरण जो आता है वो है समस्या की व्याख्या करना। दूसरा स्टेप है अनुसंधान प्रारूप की रूपरेखा। तीसरा है निर्देशन की योजना। निर्देशन मतलब सैंपलिंग की प्लानिंग की जाती है, निर्देशन की योजना। चौथा है तथ्यों का संग्रहण, तथ्य संग्रहण। पांचवा स्टेप है तथ्यों का विश्लेषण। छठवां स्टेप है हमारा रिपोर्ट तैयार करना। सातवां है नई समस्या की व्याख्या करना। तो चलिए देख लेते हैं पहले स्टेप के बारे में। समस्या की व्याख्या करना। सर्वप्रथम शोधकर्ता को अध्ययन की जाने वाली समस्या की व्याख्या करनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है? प्रॉब्लम्स हमें समझनी पड़ती है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उसके बाद ही कोई रिसर्च आगे कर पाते हैं। इसके अंतर्गत हमें चयनित विषय को बहुत ही स्पष्ट तथा बारीकी के साथ समझना चाहिए। इस हेतु अध्ययन तथा उपलब्ध साहित्य आदि का अध्ययन करना आवश्यक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? जो संबंधित साहित्य होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं, लिटरेचर ऑफ रिव्यू। दूसरा स्टेप है हमारा अनुसंधान प्रारूप की रूपरेखा। अनुसंधान प्रारूप की रूपरेखा मतलब रिसर्च डिजाइन बनाना। तो अनुसंधान कार्य के द्वितीय चरण में यह निश्चित किया जाता है या करना आवश्यक होता है कि शोध कार्य किस प्रकार से किया जाएगा और शोध कार्य का क्षेत्र क्या होगा। क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र से हम शोध कार्य करेंगे, किस एरिया को लेंगे और कैसे किया जाएगा, और शोध के उद्देश्य कैसे प्राप्त किए जाएंगे। तो ये क्या है हमारा अनुसंधान प्रारूप की रूपरेखा के अंतर्गत आता है। तीसरा स्टेप होता है निर्देशन मतलब सैंपलिंग की योजना बनाना। तो अब हम सैंपल लेंगे। सैंपल किस लिए लेंगे? हमें क्योंकि उसके ऊपर अध्ययन करना है, सैंपल को लेकर ही हम उसके ऊपर अध्ययन कर पाएंगे। तो सैंपलिंग के लिए हम क्या करेंगे? शोध कार्य हेतु चयनित की गई समस्या के लिए तथ्यों का संकलन करते समय हमें सदैव सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि तथ्य संकलन मतलब डाटा कलेक्शन द्वारा संपूर्ण समूह या समूह का प्रतिनिधित्व हो सके। इसलिए शोध हेतु निश्चित आकार का निदर्श प्राप्त करने हेतु उपयुक्त पद्धति की योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। मतलब इसके लिए भी एक मेथोडोलॉजी तैयार की जाती है। सैंपल जब हम लेते हैं या कलेक्ट करने जाते हैं, डाटा कलेक्शन में हम क्या करते हैं? सैंपल कलेक्ट करते हैं। और सैंपल जब हम कलेक्ट करने जाते हैं तब उसके लिए भी एक योजना बनाई जाती है। चौथा स्टेप हमारा क्या है? तथ्यों का संग्रहण मतलब डाटा कलेक्शन। तथ्य मतलब डाटा और संग्रहण मतलब कलेक्शन करना। तो डाटा का कलेक्शन अब कैसे करते हैं? अध्ययनकर्ता को शोध के लिए निदर्शन का चयन होने के बाद अपनी चयनित समस्या के लिए तथ्यों का संग्रहण करना पड़ता है। यह कार्य अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, कभी अनुसूची बनाते हैं, अनुसूची मतलब शेड्यूल, प्रश्नावली मतलब एक क्वेश्चनर बनाते हैं, और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, व्यक्तिगत अध्ययन मतलब केस स्टडी के द्वारा ये जो होती हैं मेथोडोलॉजी होती हैं, इन पद्धतियों के द्वारा हम क्या करते हैं? तथ्यों का संग्रहण करते हैं। इसके लिए हमें अपने अध्ययन की प्रकृति को समझना आवश्यक होता है, जिससे कि समग्र से उचित निर्देशों से सही तथ्य प्राप्त किए जा सके। इसके लिए हमें क्या समझना जरूरी है? अध्ययन की प्रकृति को समझना काफ़ी जरूरी है, ताकि समग्र मतलब पॉपुलेशन जो होती है हमारी, जो जनसंख्या है, उसमें से एक छोटा सा
हमें क्या लेना है, छोटा सा सैंपल कलेक्ट करना है। अगर जैसे पॉपुलेशन कहीं की है 10 लाख, तो 10 लाख में से हमें छोटा सा मात्र 300 लोगों को लेना है या 600 लोगों को, या एक उदाहरण के तौर पर 200, जितने भी लोगों का हम अध्ययन कर रहे हैं 10% या 1%, इतने लोगों का या 0.5% लेकर हम अध्ययन करते हैं। तथ्यों का विश्लेषण। अब विश्लेषण मतलब एनालिसिस, डाटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस में क्या होता है, अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त किए गए तथ्य यानी कि डाटा प्राथमिक सामग्री कहलाते हैं। प्राथमिक सामग्री मतलब एक तो होता है हमारा प्राइमरी डाटा कलेक्शन और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। तो ये जो प्राथमिक सामग्री के अंतर्गत में क्या आता है, अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त किए गए, मतलब हम जब डायरेक्ट जाकर कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तब वो हमारी प्राथमिक सामग्री कहलाती है, और जब हम किसी और के द्वारा डाटा का कलेक्शन करते हैं, तथ्यों का कलेक्शन करते हैं या तथ्यों का संग्रहण करते हैं, तो वह हमारी द्वितीयक सामग्री के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या लिखा है कि अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त किए गए तथ्य प्राथमिक सामग्री कहलाते हैं। तथ्य संग्रहण द्वारा प्राप्त प्राथमिक सामग्री को अंतिम रूप से सत्य और उपयोगी नहीं माना जा सकता है। अंतिम रूप से सत्य इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें कई तरह की अशुद्धियां या असावधानियां रह जाती हैं। अतः प्राथमिक सामग्री को संग्रहित करने के बाद तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे बिखरी हुई अथवा फैली हुई तथ्य सामग्री को व्यवस्थित करने के साथ ही साथ तथ्यों की समानता तथा तथ्यों की असमानता का भी स्पष्ट विवरण प्राप्त हो जाता है। मतलब पता चल जाता है कि तथ्य कैसे हैं, सही हैं कि नहीं हैं, तो उनका विश्लेषण भी करना आवश्यक हो जाता है। अब इसके बाद आता है छठवां, क्या है, रिपोर्ट तैयार करना। अब हम क्या बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। अब हमने प्रॉब्लम पता कर ली, लिटरेचर ऑफ रिव्यू हमने लिख लिया, रिसर्च डिज़ाइन हमने बना ली, हमने डाटा कलेक्शन कर लिया, सैंपल साइज ले लिया, डाटा कलेक्शन कर लिया, डाटा कलेक्शन के बाद डाटा एनालिसिस हो गया, डाटा एनालिसिस के बाद अब हम क्या बनाएंगे, रिपोर्ट। हम अपनी क्या बनाएंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो रिपोर्ट तैयार करना क्या है, आज हम पढ़ देखते हैं। शोध कार्य हेतु एकत्रित तथ्यों के विश्लेषण के बाद प्रतिवेदन का निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसका उद्देश्य अध्ययन के समूह निष्कर्षों से संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना होता है। अतः प्रतिवेदन तैयार करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है समस्या की प्रकृति स्पष्ट हो। दूसरा है अध्ययन विधियों, साधनों, उद्देश्यों आदि का स्पष्ट विवरण हो। तीसरा है विचारों तथा भाषा संबंधी स्पष्टता एवं सुगमता होनी चाहिए। प्रतिवेदन में सारणियों मतलब टेबल, चित्रों मतलब डायग्राम, आलेखों तथा मानचित्रों का प्रयोग होना चाहिए। निष्कर्ष, सुझाव आदि भी उसमें शामिल किए जाने चाहिए। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं, सजेशन लिखते हैं, निष्कर्ष और सुझाव हमारा क्या है, ये हम सब देते हैं। सातवां हमारा और अंतिम जो चरण है या अंतिम स्टेप हम बोलें तो क्या है, नई समस्या की व्याख्या। शोध समस्या का अध्ययन कर प्रतिवेदन देने हेतु निष्कर्ष तथा सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके साथ ही शोध समस्या के विश्लेषण के साथ ही हमें इससे उत्पन्न होने वाली नई समस्या की भी व्याख्या करनी चाहिए, जिससे शोध के लिए नई विषय तथा नई समस्या की व्याख्या की जा सके। अब हमने शोध कार्य कर लिया, लेकिन कुछ निष्कर्ष और सुझाव भी हम देते हैं, जिससे क्या होता है, कुछ एक नई समस्या का भी जन्म होता है। तो इस नई समस्या की व्याख्या इसमें की जाती है। उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों आपको आज का यह टॉपिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन समझ में आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।